जी, आप हमेशा से ही संविधान खतरे में ये बात करते हैं, आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? आप ये मुझे बताइएगा कि चुनाव आयोग के ट्वीट करने से पहले अमित मालवीय इस देश में राज्यों के चुनाव का डेट ट्वीट कर देते हैं। ये भी हुआ था पहले सर। जो मैं एक प्रमुख बात कह रहा हूं लोगों को, जिस बात को कहीं नहीं बोला जा रहा है, दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर पार्लियामेंट के ठीक बगल में धुआं उठता हुआ देखते तो प्रधानमंत्री जी को दिख जाता। संविधान की कॉपी जलाई गई। संविधान कैसे खतरे में नहीं है? किया तमाम तरीके के जो गैर लोकतांत्रिक मत हैं उसके समर्थक रहे हैं। ये मजेदार बात ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान खत्म। मोदी जी बाकी इतने बुरे हैं, कुछ तो अच्छा होगा। कुछ अच्छा, अगर मैं बस इतना कहूँ कि एक अच्छा ही गिनाइए मोदी जी की, तीनों एक एक करके, तो क्या अच्छा ही? तो बहुत है, बात करते करते चलते हुए करते। अच्छाई तो बहुत है कि इतना अच्छा झूठ बोलते कि वो अच्छा लगता है। इतनी बड़ी अच्छाई कोई हो नहीं सकती। और दूसरी बात, हम बुराई क्यों करते हैं? बुराई इसलिए करते हैं कि मेरे इनके और यहाँ बैठे किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार खत्म हुआ नहीं, रात को 12 बजे पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन मराठावाड़ और विदर्भ में जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके परिवार से मिलने का उनके पास टाइम नहीं है, अदानी अंबानी से मिलने का टाइम है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, वाह, मेरी जुबा से परवरदिगार बोलता है, और तो कुछ इसे आत्मा आता नहीं। ये आदमी झूठ बहुत शानदार बोलता है। और देखिए, सबसे पहले तो इस बात से हमको थोड़ा दिक्कत है कि हम कोई एंटी मोदी फ्रंट के लोग नहीं, हम प्रो पुअर लोग हैं। और इस देश की गरीब आवाम के लिए, गरीब जनता के लिए, किसान और मजदूर के लिए इस जीवन काल में जो कुछ हो सके वो करने की चाहत रखने वाले हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री है और 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो उनको सवाल पूछ रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमारे पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। इस मुल्क में हजारों की तादाद में किसानों ने सुसाइड किया तो हम उसकी बात करते हैं। आज भी दलितों को मारा पीटा जा रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं। बहनों के साथ बदतमीजी होती है तो उसकी बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार न मिले कोई बात नहीं, उसका 10% लोगों को रोजगार मिलता। रोजगार देने के 2 आइडिया मोदी जी प्रपोज करते, कुछ नहीं निकला उनके विकास के मॉडल से, इसीलिए उनके खिलाफ है। कन्हैया जी, आप हमेशा से ही संविधान खतरे में ये बात करते हैं, आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिग्नेश जी ने जो कहा मैं उसको आगे बढ़ाते हुए ऐड करता हूँ। अगर हम लोग मोदी विरोधी लोग होते तो मोदी विरोधी रैली होता, संविधान के सम्मान में ये रैली नहीं होती। हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव एजेंडा है। खतरे में क्यों है? ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोग चिल्लाने लगे हैं संविधान खतरे में है। उसके पीछे एक तथ्य है जिस तथ्य को हमको समझना चाहिए कि आखिर 2014 में ऐसा क्या हुआ। एक लिहाज से अगर आप देखें, यदि प्रचार की आप बात करें जिसपे बीजेपी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, प्रचार की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक चाय वाले का बच्चा, चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना। ये तो लोकतंत्र की जीत है। लेकिन अगर वो चाय वाला हैं जैसा वो कहते हैं, हालांकि कोई उनकी चाय पी नहीं है, कोई उनके साथ पढ़ा नहीं है, फिर भी वो कहते हैं तो मान लेते हैं प्रधानमंत्री हैं। तो अगर उन्होंने चाय बेची है और चाय बेचने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने क्या किया है? उसी से ये प्रश्न पैदा होता है कि संविधान क्यों खतरे में। सबसे पहली बात, विपक्ष का नेता मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। अब मुझे बताइए कि बिना विपक्ष का कैसा लोकतंत्र? लेकिन दूसरा सवाल के तहत है ना वो कन्हैया, वो हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। मैं तो विपक्ष के नेता की क्राइटेरिया होता है, पॉइंट के साथ गिना देता हूं। क्राइटेरिया में शायद वो सही नहीं बैठता। मैं उसको पॉइंट के साथ गिना देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष का नियम कहता है कि जो जितने नंबर ऑफ सीट्स चाहिए शायद उतनी नहीं थी, इस वजह से हुआ। बड़ी अच्छी बात है। तो पहली बार इस देश में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में बिना विपक्ष के नेता का, नेता प्रतिपक्ष का लोकतंत्र चल रहा है। चलिए मान लेते हैं, फिर भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ठीक। दूसरी बात कि योजना आयोग को किससे पूछ करके समाप्त कर दिए? कोई चर्चा हुई देश में? राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? रोज टीवी पे डिबेट हो रहा है। योजना आयोग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इस पे कोई डिबेट हुआ? कोई प्राइम टाइम हुआ? कोई सर्वे कराया गया? उसके बाद सीबीआई के खिलाफ रेड कर रही है। देश के 4 जज जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सब ऐतिहासिक काम है। हालांकि मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे, फिर भी ये सब ऐतिहासिक काम है। उसके बाद आप ये मुझे बताइएगा कि चुनाव आयोग के ट्वीट करने से पहले अमित मालवीय इस देश में राज्यों के चुनाव का डेट ट्वीट कर देते हैं। ये भी हुआ था पहले सर। लोकतंत्र में हर संस्था का अपना काम आवंटित है।
क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी के रैली का इंतजार करेगी? अभी 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने बुलाया। प्रधानमंत्री जी की रैली को खत्म होने का इंतजार किया गया, जब रैली समाप्त हो गई तब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ये खतरे में है कि नहीं है सर? ये तथ्य हैं। उसके साथ साथ जो मैं एक प्रमुख बात कह रहा हूं लोगों को, जिस बात को कहीं नहीं बोला जा रहा है, दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर पार्लियामेंट के ठीक बगल में धुआं उठता हुआ देखते तो प्रधानमंत्री जी को दिख जाता है। संविधान की कॉपी जलाई गई। संविधान कैसे खतरे में नहीं है? भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस संविधान को हटाओ क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और इतिहास गिना देता हूं पॉइंट वाइज। इन्होंने झंडे का विरोध किया, क्या बोल करके कि इसमें 3 रंग है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से 3 रंग अशुभ माना जाता है, इसीलिए झंडे का रंग एक होना चाहिए। दूसरी बात, जब हिंदू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने इतिहास में प्रीवी पर्स का समर्थन किया। तमाम तरीके के जो गैर लोकतांत्रिक मत हैं उसके समर्थक रहे हैं। ये मजेदार बात ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में आता है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों को स्वीकार करना यही लोकतंत्र। एक बार पहले हार्दिक की बात भी कंप्लीट होने देते हैं। बस मैं एक चीज तीनों से जो निखिला ने कहा उसी का एक्सटेंशन में ले रहा हूं। मोदी जी बाकी इतने बुरे हैं, कुछ तो अच्छा होगा। कुछ अच्छा, अगर मैं बस इतना कहूं कि एक अच्छाई गिनाई मोदी जी की, तीनों एक एक करके, तो क्या अच्छाई? तो बहुत है। बात करते करते चलते हुए करते अच्छाई तो बहुत है कि इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि वो सच्चा लगता है। इतनी बड़ी अच्छाई कोई हो नहीं सकती। और दूसरी बात, हम बुराई क्यों करते हैं? बुराई इसलिए करते हैं कि मेरे इनके और यहाँ बैठे किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार खत्म हुआ नहीं, रात को 12 बजे पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन मराठावाड़ और विदर्भ में जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके परिवार से मिलने का उनके पास टाइम नहीं है। अदानी अंबानी से मिलने का टाइम है, जियो का उद्घाटन करने का टाइम है, लेकिन जो माता जिजाऊबाई की जहाँ जन्म जो गांव है उसके पास के एक गांव में एक महिला ने चिता लगा दी अपने आप को, उसके परिवार का मिलने का टाइम नहीं है और किसी के पास नहीं है, तो उसका विरोध करना चाहिए और झूठे आदमी का विरोध करना चाहिए। आपकी नजर में कुछ तो अच्छाई होगी? बहुत अच्छाई है। बताइए। अच्छाई ही अच्छाई है। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो तमाम बुराई करते हैं अच्छाई के नाम पे। इससे अच्छाई और क्या हो? कहीं ऐसा तो नहीं ये बताइए। मेरा जमीर, मेरा एतबार बोलता है, वाह। मेरी जुबा से परवरदिगार बोलता है, और तो कुछ इसे आत्मा आता नहीं। ये आदमी झूठ बहुत शानदार बोलता है। और हमारे वहाँ एक कहावत है, शायरी बड़ी शानदार है। गुजरात में हमेशा कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, ताकि आपको इनको और इनको लगे सत्य बोलते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट करूं। बनासकांठा, जिसकी वडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधायक बने, वहां एक दिन प्रधानमंत्री आए जब सीएम थे। भाइयों बहनों, बनासकांठा के किसानों, तुम हैंडपंप चलाओ, वहां से पानी नहीं खनिज तेल निकलेगा। पृथ्वी के किसी कोने में हमने ये चमत्कार नहीं देखा। शुरुआत में बात हुई थी कि भाई बीजेपी के खिलाफ आप लोग नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसे शब्द नहीं निकलते हैं जिसमें आप मोदी को 2 बात सुनाते नहीं हो। और ऊपर से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस वक्त आप नहीं, तीनों हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, ऐसा अपराध हमने कभी नहीं किया। हम तो है। मोदी जी संविधान के खिलाफ हैं, हम इसीलिए संविधान के पक्ष में, इसलिए हम मोदी जी और बीजेपी के आप खिलाफ। तीनों अभी इस वक्त मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस और एनसीपी के ट्रम्प कार्ड्स बनेंगे। नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस देश में 1 साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, हम उनके लिए लड़ेंगे। अलवर में 4 बेरोजगार नौजवान ट्रेन के आगे कूद गए, हम उनके लिए लड़ेंगे। हर मिनट इस देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम उनके लिए लड़ेंगे। इस देश में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। और आप पत्रकारों के लिए मजीठिया आयोग का जो रिपोर्ट है, उसकी जो सिफारिशें हैं, आपके टीवी का मालिक उसको लागू करें, हम इसके लिए लड़ेंगे। ये हमारा मुद्दा है। और इस मुद्दे से भटका करके इस देश में लोग क्या करते हैं ना, कोना कोना खेलते हैं। ये नहीं तो क्या, ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र आप में। सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, इस मेरे तैयारी करने से क्या होगा? एक आम स्टूडेंट लड़ाई लड़ा है। अच्छा अब आप एक पत्रकार, अब नेता बनने वाले हैं? नहीं, नेता नहीं। पहले एक बात, पक्का? आप पत्रकार है ना? बिल्कुल है। आप एडिटर बनने की तैयारी में हैं? मैं एडिटर बन चुका हूँ। आप जो है उससे आगे क्या होता है? सीनियर एडिटर होना चाहते हैं, मैनेजिंग एडिटर होना चाहते हैं।
देखिए तो आप हम नेता जरूर बनना चाहेंगे। नहीं, और वो नेता हम बनने हम नहीं बनेंगे, जनता बनाएगी। देखो हम यही कहेंगे कि जनता के बीच से निकला हुआ व्यक्ति अगर सत्ता में जाएगा या किसी पोस्ट पे जाएगा तो वो जनता के हितों की बात करेगा। क्यों हमारे देश में ठेका ले रखा है कि राजनेता का बेटा ही राजनेता बनेगा। बिल्कुल नहीं। इधर ब्रांडेड नेता है। बेगूसराय से MP बनते देखेंगे आप। बिल्कुल पंतप्रधान बन सकता है तो तो एक ये- स्टूडेंट एमपी वो नहीं बन सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। PhD स्टूडेंट नहीं, वो एक नहीं, स्टूडेंट तो वो डॉक्टर PhD है कि नहीं है? एक बात पूछ लेते हैं। डॉक्टर करेंगे डॉक्टर कन्हैया एमपी क्यों नहीं बन सकता? मेरी लेकिन अभी फिलहाल तैयारी चल रही है। विश्वास तैयारी है चल मेरा। रही है। विश्वास इच्छा भी है। विश्वास है विश्वास मेरा। इच्छा से ही होता है, इच्छा नहीं होगी तो विश्वास तैयारी क्यों चल होगा? विश्वास से इच्छा होता है। चलो दोनों मान लो आप। मैं बार बार जो कह रहा हूँ, संविधान, लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली, उसके मूल्य, उसकी रक्षा, ये हमारा बतौर एक नागरिक बात धर्म है। बस मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी आप लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में, जनता इस बात को कितना स्वीकार कर पाई? 2017 के नतीजे जो थे गुजरात में, पाटीदारों का इतना बड़ा मूवमेंट भी हुआ, सब हुआ, लेकिन सारे पाटीदारों के सीटों पर भी देखा जाए तो बीजेपी में भले ही थोड़ा 19-20 हुआ हो, लेकिन कुल मिला के गवर्नमेंट में तो आ ही गई। देखो गुजरात में जो भी चुनाव हुआ था वो ईमान के सामने बेईमानी थी। आज भारतीय जनता पार्टी को वहां जनादेश जरूर मिला है लेकिन जनमत नहीं मिला। अगर आप लोगों को 100 कार्ड दे देंगे और कहेंगे कि आपने जो जीता वो किसको- सिकंदर है, जीत गया वो। है, हकीकत है, उसमें कोई स्वीकार नहीं है। अगर ना स्वीकार भी नहीं है, लेकिन आप जनता के बीच में जाओगे तो पहली बार मुझे ऐसा बताइए, 2002 में उनकी गवर्नमेंट बनी, 2007 में बनी, 2012 में बनी, पूरे राज्य में इतना माहौल था, खुशी का माहौल था। इस 2017 में चुनाव तो जीत गए लेकिन कहीं पर पटाखे नहीं फूटे। तो ये जो बेईमानी का चुनाव वो जीते, ये उनके विधानसभा से जीते। जाके पूछिए, लोग ये कहते हैं कि यार हमने वोट ही नहीं किया, जीत कैसे गए। शक ईवीएम अब कहीं पर भी डालो, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि गुजरात की जनता ने इन लोगों को जनमत नहीं दिया। और नरेंद्र भाई मोदी हो या अमित शाह हो, इन लोगों ने पैसों के दम पे, प्रशासन के दम पे और ऐसा बल प्रयोग किया है वहां पर, इस दम पर वो चुनाव जीते। अगर उन्होंने तो 150 सीट जीतने का वादा किया था, 99 पर आके अटक गए। और 3 साल की हम लोगों की लड़ाई में इतनी क्रांति हो सकती है और हमें भरोसा है कि 99 से हम 39 तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं और बेईमान लोगों को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। यंग तुर्क हैं आप लोग, अगर कहूँ तो कैसा गलत लगेगा क्या? भारतीय क्यों तुर्क में क्या तकलीफ है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे जो ये मध्य युगीन चीजें हैं ना, उसमें मैं आगे आना चाहता हूँ। मुझे ये आधुनिक भारत दिखता है। आपका न्यूज रूम देखिए, कितना युवा है आपका न्यूज रूम। कोई भी व्यक्ति यहाँ 60 से ज्यादा का नहीं है। इस जमाने में आधुनिक बात होनी चाहिए। क्या इस टर्म- जमाने के जो है कुछ क्या टर्म मूल्य बताइए, है क्या उसकी कहा बात जाए? होनी चाहिए। कुछ शब्द चाहता हूँ तीनों के लिए। यानी कि राइट ब्रदर्स की बात होनी चाहिए, जिन्होंने brothers- एरोप्लेन को इन्वेंट किया, पुष्पक विमान की नहीं। ये कहना चाहते हैं। मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। मॉडर्न साइंस से बस एक बात अधूरी छूट जाएगी, क्योंकि बात निकली अभी जब हमारी चाय पर चर्चा चल रही थी तो उस दौरान बात निकली कि ईवीएम पर, तभी हार्दिक से बातों में ईवीएम पर मुद्दा निकल आया। ईवीएम के बारे में टेक्नोलॉजी की बात की तो जिग्नेश से शुरुआत करते हैं। बताइए, ईवीएम पे आपको भरोसा है? देखिए, मैं जब चुनाव जीता तब शायद आपकी चैनल के लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स ने भी हमारा इंटरव्यू किया था, तब भी हमने कहा था कि 19,000 के मार्जिन से जीते हैं। जनरली लोग जब हारते हैं तब हार का ठिकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। मैं करीब 20,000 के मार्जिन से जीता, तब भी कहता हूं कि यदि हमको बैलेट पेपर और ईवीएम में चूज करना है तो मैं बैलेट पेपर को चूज करूंगा, इसलिए कि मशीन है और फासिस्ट लोगों का शासन है, तो टेम्पर तो कर सकते हैं। ठीक है, फांसीवाद कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ठीक है। तो मशीन के साथ ये छेड़खानी कर सकते हैं, इस बात का पूरा डाउट हमको और होगी आगे, आपको लगता है 2019 में होगी? हो भी सकता है। वी कांट रूल आउट। राहुल गांधी क्यों नहीं खुला विरोध करते थे? उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक के साथ जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर ली, सीबीआई के साथ कर ली, रिजर्व बैंक के साथ कर ली, तो ईवीएम उनके लिए कोई बड़ी बात कर रहे नहीं हैं। है। ये कैमरे के सामने के हैं, ये बड़ी बात है। हमारा चेहरा इधर हो गया, मैं कैमरे की नजर में नहीं आ रहा था। एक बार दोहराएं इस बात को आपने जो कही। ये लोग सीबीआई में टेम्परिंग कर सकते हैं, रिजर्व बैंक में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से पहले उनके मीडिया सेल के कन्वीनर को पता होता है कि चुनाव इस तारीख को होना है, रिजल्ट इस तारीख को डिक्लेयर होना है, तो ईवीएम में तो कर ही सकते हैं। हम तीनों के फोन टेम्परिंग हो सकते हैं, हमारे परिवार को टेम्परिंग किया जा सकता है, तो ईवीएम अभी हो रहे? बिल्कुल हो रहे। जिस घर में फोन टेम्परिंग
अरे बिल्कुल, अभी अभी हमें पता चल जाएगा कि मैंने किसी मकान किराए लेने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जिस किराए के मकान में रहता था उस मकान मालिक को जेल में डाल दिया, तो कोई तैयार होता है तो उस पर भी ऐसा दबाव डाला जाता है कि वो भी मना करता है कि हार्दिक भाई रहने दो, मुझे मकान नहीं। थोड़ा दोस्ताना ताल्लुकात भाजपा के मंत्रियों से बनाएंगे तो ऑफ द रिकॉर्ड वो भी कहेंगे हमको भी डाउट है कहीं हमारा हो रहा है। अरे वो छोड़ो, अजीत डोवाल का अगर फोन टैप होता है और वो सीबीआई खुलेआम बोलती है तो आप इनकी क्या बात कर रहे हैं? अजीत डोवाल जो लालू प्रसाद यादव की पूरी फाइल पीएमओ में पड़ी रहती थी, सीए होम मिनिस्ट्री के रूम में पड़ी रहती हो, तो वहां सब कुछ तय ये लोग जितेंद्र आव्हाड, पण सुपर पीएम अजित डोवाल नावाचा मिनिस्टर उघडपणाने 2018 मध्येच बोलला होता की हम चुनाव इसीलिए जीते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं. ह्याच्यापेक्षा काय मोठं होऊ शकतं? एक सवाल संविधान के परे है कि एनसीपी को और कांग्रेस को इन तीनों की आज महाराष्ट्र में कितनी जरूरत है? हमको ऐसा है, हमको हर एक की जरूरत है जो संविधान के लिए यंग लड़ेंगे. फेस जो गुजरात में बीजेपी को टक्कर दे सके, सीट कम करवा दिए. महाराष्ट्र में अभी एमपी की तैयारी हो रही है, राजस्थान भी जाने वाले हैं. महाराष्ट्र की जनता को जरूरत है. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. एनसीपी और कांग्रेस को नहीं कितनी नहीं जरूरत है? एक समझ, जो यहाँ के फांसीवाद के खिलाफ है, जो यहाँ नफरत फैलाने वाले के खिलाफ है, कहाँ? जो महाराष्ट्र पूरे देश में, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में, ऐसा है महाराष्ट्र की बात करते ना. नहीं, हाँ, इन्होंने सवाल ये इन्होंने कि सवाल तुम्ही मला महाराष्ट्राचं विचारताय? क्या सवाल ये कि एनसीपी और कांग्रेस को जीतने के लिए हार्दिक, कन्हैया, जिग्नेश की जरूरत है आज? ऐसा है, हमें मला प्रत्येकाची जरूरत आहे. जो भीमा कोरेगाव मध्ये मराठा विरुद्ध दलित संघर्ष पेटवला त्याच्या विरोधात जो बोलेल त्याची मला गरज तो है. इनकी एक जो मिनिट आप भी वैसे बोल रहे हो, तो लगातार हर दिन कांग्रेस और एनसीपी कहीं लड़ रहा है, तो प्रोटेस्ट हमारे साथ हाथ में हाथ जोड़कर अगर कई लोग आने को और कई साथी आने को तैयार है तो किसी को एतराज की क्या जरूरत है? इसी को छोड़ के जिग्नेश जी और हार्दिक जी मामले में एक सेकंड कुछ ऐड करना है. अच्छी बात है कि लाइव शो है. मैं आपसे दिल से ये कहना चाहता हूं कि पूरे जीवन में कभी कानून और संविधान का दायरा हमने तोड़ा नहीं. मैं मेरी व्यक्तिगत बात करता हूं. डजनों चैनलों को मैं ये कह चुका हूं कि हर रोज शाम में आपके स्टूडियो में डिबेट होते हैं. सारी न्यूज चैनल्स भाजपा जो प्रपोज करे वो एमिनेंट क्रिमिनल लॉयर्स, हाईकोर्ट और एपेक्स कोर्ट के रिटायर्ड जज और आपके पसंदीदा एंकर्स को बिठाइए. मेरी भीमा कोरेगांव के पहले की यलगार परिषद की पूरी स्पीच एक बार रन कर दीजिए, उनको दिखा दीजिए, और उसका एक शब्द भी प्रोवोकेटिव निकला तो मैं आपके लाइव पे कहता हूं, मैं पब्लिक लाइव छोड़ दूंगा. लगे हाथ एक वीडियो मुझे में देख रहा था जो 6 बार आपने एक वर्ड यूज किया था जिसको शायद पता नहीं क्यों, पूछना जरूर चाहूंगा. नमक हराम किसके प्रति कह रहे थे आप? आपने नाम भी लिया था, आपने तो कहा भी था, प्रधानमंत्री का नाम लिया था. वो बच्चन का पिक्चर देखकर नहीं कहा था. हमारा तर्क सिंपल है. नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने कहीं भी प्रोवोकेटिव वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन कहीं भी आप गाली दे रहे, एक तरह से गाली दे रहे. नमक हराम क्या होता तो वो कहाँ प्रोवोकेटिव है? वो प्रोवोकेटिव जो थोड़ी है. चोरी करे वो चोर, जो नमक हरामी करे मुल्क के साथ वो नमक हराम. है? एक बार बोलो, 6 बार बोलो. अरे अगर आप अरे एक राफेल के सेकंड, पैसे एक खाएंगे तो सेकंड. आपको नमक हराम नहीं मैं खाएंगे क्या? रिस्पॉन्ड करता हूँ. 7 बार नमक हराम बोला. कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस बनता है? तो मोदी मैं आपको बुरे हैं. कहूं, मुद्दा आपके सुनिए हिसाब सुनिए. से, हाँ. क्रिमिनल ऑफेंस ये बनता है कि हरेन पंड्या को मारने की सुपारी वंजारा ने ली थी, ऐसा सीबीआई की कोर्ट में कहते हैं आजम खान. बीजेपी डजंट बोधर. भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता ही नहीं कि उनके होम मिनिस्टर को मार दिया गया था. कितना बड़ा ये मुद्दा है. क्यों प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खामोश है? क्यों संघ परिवार खामोश है? क्यों पूरी भाजपा खामोश है? क्यों संघ परिवार, भाजपा, एबीवीपी की पूरी कैडर इस मामले में क्यों खामोश है? वो वर्ड सिर्फ मोदी जी के लिए है या पूरे बीजेपी के लिए? देखिए आपने मुद्दा बदला. नहीं, जो बेईमान है उसके खिलाफ है. नहीं, हाँ, नमक टारगेट हराम है कौन? वो उसके खिलाफ है. अरे टारगेट किसी की टारगेट करने की बात नहीं कर रहे हैं. हमारा ये मुद्दा कहना है कि जब एक आदमी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में ये कहता है कि हरेन पंड्या को मारने की सोपारी वंजारा ने ली थी, तो बीजेपी को इसकी कोई चिंता ही नहीं. उनके होम मिनिस्टर को मार दिया था. और वो डीजीपी था उस टाइम बंजारा. नहीं, और बात सिर्फ आजम खान की नहीं है. सचिन तामगागड गाडगे, अमिताभ ठाकुर जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, ये तो समझो आजम खान को बाजू में रख दो. ये 2 ऑफिसर्स ने तो उसके बढ़ के ऊपर का कि आई हैव नो एविडेंसेस बट आई कैन से इन द सीबीआई कोर्ट. नहीं, मेरा सवाल ये है अमित कि शाह हैज पॉलिटिकली बेनिफिटेड फ्रॉम इट. मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों को नेतृत्व करते हो, कोई कहीं स्पीच देते हो, आप काफी संख्या में लोग आते हैं, भारी तादाद में आपको सबको सुनने आते हैं, बिकॉज जिस तरह से आप लोग
एक फैन फॉलोइंग चल रहे हैं, उस तरह से ऐसे वर्ड्स कितने मायने रखते हैं कि क्या आप अपने आप देखिए को इनके कहने का हाँ, मोटा मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ मैं प्रधानमंत्री के लिए नमक हराम शब्द का जो प्रयोग किया था वो वापस कर लेता हूँ, वो 15 लाख डिपॉजिट कर दे। ठीक, वो झूठा हो गया क्योंकि शुरुआत में आपने एक झूठा वर्ड तो आप कल तो ये कहेंगे झूठा क्यों कहा? मैं एक शब्द इसमें बोलूं? झूठा है तो झूठा कहेंगे। देखिए, एक जावेद साहब ने एक नज्म लिखा है कि आज शब्द अपने मायने खो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? एक बात मुझे समझिए, प्रधानमंत्री कल रो रहे थे कि मेरी माँ को गाली दिया है। कोई उनकी माँ को गाली नहीं दिया, लेकिन जो लोग दूसरों को माँ बहन की गाली देते हैं और ट्विटर पे लिखते हैं मुझे प्राउड है कि मेरे प्रधानमंत्री हमको फॉलो करते हैं, ये देश का प्रधानमंत्री स्वयं ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि राजनीति जो है वो गाली गलौज बन जाए। और एक बात आपको बता देते हैं, संसदीय प्रणाली में बहुत संसदीय तरीके से हम उनका विरोध कर रहे हैं, जो वो असंसदीय कार्रवाई कर रहे हैं। कन्हैया एक चीज बस मैं ऐड करना शब्द का जो मायने है, जो मतलब है, समझ गए। उसकी गरिमा को स्थापित करने का प्रथम जिम्मेवारी जो है वो इस देश के प्रधान सेवक का है। और वो उनके सारे स्पीचेस, उनके सारे तथ्य, उनके द्वारा की गई गलतियां, उनके द्वारा बोला गया झूठ, उसके सामने में यदि आप उनके जवाब में जो लोग बोल रहे हैं उसकी तुलना करेंगे, वो बहुत ही कम है। देखिए, मैं दो कहता हूं कि चीजें- इससे भी ज्यादा कोई खतरनाक वर्ड हो सकता था, वो बड़े सम्मान से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यूज होना क्या है चाहिए। वो? जैसे आज हमने एक चीज बोला है और मुझे बिल्कुल इस पे कोई ग्लानि नहीं है कि वो एक नालायक बेटा साबित हुए हैं। अच्छा। और मैं ये तर्क के साथ बताता हूँ पहले भी कैसे। आपने कहा है। 90 साल की यदि मेरी माँ है और मैं उसको एटीएम के लाइन में खड़ा कर दूं तो मुझसे नालायक बेटा कोई नहीं है। तो आप कह रहे हैं मोदी जी नालायक है, नालायक बेटा है। नालायक बेटा, नालायक प्रधानमंत्री है कि नहीं है वो चुनाव में पता चल जाएगा। और उसको हराने की पूरी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे हराने से, अरे भाई क्या बात करते हैं, मैंने मोदी पूरी जी ताकत लग रही है 2019 की वैसे तैयारी भी कर थोड़ा तीनों सा बहस तीनों और भी दोस्त खोल- एक साथ आ थोड़ा जाएंगे बहस तो को हो आगे सकता खोलते है। हैं। एक चीज जी। बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाषा जैसा सामने वाला जैसा है वैसे ही खरबूजे को देख के खरबूजा अगर रंग बदल ले तो क्या ये सही होगा? अगर उनकी भाषा मान लीजिए, आप थोड़ा समय के लिए मैं उन सारी चीज़ों को मान लेते हैं हम कि उनकी भाषा में एक स्तर नीचे उतरा हुआ है, तो क्या आप लोग एक नया चेहरा, नया फेस, नई चीज़ें, नए उत्साह, नई उमंग और नई सोच लेके आए, वो नई सोच भी उसी स्तर पर जाएगी? मोदी जी की उम्र कितनी कितनी? हमसे दुगनी। हमारा 31, उनका 65। सम्मानित भाषा का इस्तेमाल किसको करना चाहिए? प्रधानमंत्री को। कर कौन रहा है? इस देश का आम नागरिक। फिर भी सवाल किससे पूछा जा रहा है? आम नागरिक से, पंत प्रधान से नहीं। ये पॉइंट है सर। हमको कभी भी कोई खराब शब्द बोलने में खुद ही गलानी महसूस होती है, क्योंकि ये हमारी मर्यादा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, रोज बरोज सुबह शाम बिना किसी आधार का, बिना किसी आरोप पत्र का, बिना किसी न्यायालय में कोई मुकदमा चले ही हमारे इनके पर्चे बांटे जाते हैं। हर जगह देशद्रोही, राजद्रोह का मुकदमा है, राजद्रोह का मुकदमा है। क्या इस देश का नौजवान एक तर्कपूर्ण सवाल भी अपने प्रधानमंत्री से नहीं कर सकता है? कौन सा गुनाह कर दिए हैं, बता दीजिए। और हमारा ये कहना है, ये जो दोनों साथी हमारे खड़े हैं, जो इनको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, दलितों की करें, गरीबों की करें, आदिवासियों की करें, रोजगार की करें, किसानों की सोसाइटी की बात करें, तो एंटी नेशनल हो गए। कभी कभी तुमने आपने ये सोचा नहीं? ये क्या होता है कि दोनों तरफ का प्रचार तंत्र वैसा ही है। अगर उसका प्रचार तंत्र उधर दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम पे है तो उसके विपक्ष में जो एक्सट्रीम एक प्रचार तंत्र है। जो मोदी जी की माँ की बात अधूरी छूट गई, उसको मैं पूरा कर दूं। दरअसल जो बताया जा रहा है कि राज बब्बर ने ऐसा कहा, जिसके बाद इसका राज बब्बर ने नहीं कहा, एक खुद कांग्रेस के ही आमदार है जिन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया कि मोदी जी के पिताजी कौन है नहीं मालूम। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसने उसका हम कहा। धिक्कार करते हैं। ऐसी आनंदी बेन तो यहाँ तक कहा, उनकी पत्नी कौन है कौन नहीं मालूम। हमको मालूम है जसोदा बेन है, उनके ससुराल के गांव भी हम तो गए हैं। तो ये ऐसी जी, चलिए ये मैं बात उसी होती बात रहेगी। करूं। जी, आप हमेशा से ही संविधान खतरे में ये बात करते हैं, आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? आप ये मुझे बताइएगा कि चुनाव आयोग के ट्वीट करने से पहले अमित मालवीय इस देश में राज्यों के चुनाव का डेट ट्वीट कर देते हैं। ये भी हुआ था पहले सर। जो मैं एक प्रमुख बात कह रहा हूं लोगों को, जिस बात को कहीं नहीं बोला जा रहा है, दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर पार्लियामेंट के ठीक बगल में धुआं उठता हुआ देखते तो प्रधानमंत्री जी को दिख जाता। संविधान की कॉपी जलाई गई,
संविधान कैसे खतरे में नहीं है किया। तमाम तरीके के जो गैर लोकतांत्रिक मत हैं उसके समर्थक रहे हैं। ये मजेदार बात ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान खत्म है। मोदी जी बाकी इतने बुरे हैं, कुछ तो अच्छा होगा। कुछ अच्छा, अगर मैं बस इतना कहूँ कि एक अच्छाई गिनाइए मोदी जी की, तीनों एक एक करके, तो क्या अच्छाई तो बहुत है। बात करते करते चलते हुए करते। अच्छाई तो बहुत है कि इतना अच्छा झूठ बोलते कि वो अच्छा लगता है। इतनी बड़ी अच्छाई कोई हो नहीं सकती। और दूसरी बात, हम बुराई क्यों करते हैं? बुराई इसलिए करते हैं कि मेरे, इनके और यहाँ बैठे किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए नहीं, 2 करोड़ रोजगार खत्म हुआ नहीं, रात को 12 बजे पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन मराठावाड़ और विदर्भ में जो किसान आत्महत्या करते हैं उनके परिवार से मिलने का उनके पास टाइम नहीं है। अदानी अंबानी से मिलने का टाइम है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, वाह, मेरी जुबा से परवरदिगार बोलता है, और तो कुछ इसे आत्मा आता नहीं। ये आदमी झूठ बहुत शानदार बोलता है। और देखिए, सबसे पहले तो इस बात से हमको थोड़ा दिक्कत है कि हम कोई एंटी मोदी फ्रंट के लोग नहीं, हम प्रो पुअर लोग हैं। और इस देश की गरीब आवाम के लिए, गरीब जनता के लिए, किसान और मजदूर के लिए इस जीवन काल में जो कुछ हो सके वो करने की चाहत रखने वाले हैं। जी। मोदी जी प्रधानमंत्री है और 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो उनको सवाल पूछ रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमारे पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। इस मुल्क में हजारों की तादाद में किसानों ने सुसाइड किया, तो हम उसकी बात करते हैं। आज भी दलितों को मारा पीटा जा रहा है, तो उसकी बात कर रहे हैं। बहनों के साथ बदतमीजी होती है, तो उसकी बात करते हैं। 2 करोड़ रोजगार न मिले कोई बात नहीं, उसका 10% लोगों को रोजगार मिलता। रोजगार देने के 2 आइडिया मोदी जी प्रपोज करते, कुछ नहीं निकला उनके विकास के मॉडल से, इसीलिए उनके खिलाफ है। जी, कन्हैया जी, आप हमेशा से ही संविधान खतरे में ये बात करते हैं। आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिग्नेश जी ने जो कहा मैं उसको आगे बढ़ाते हुए ऐड करता हूँ। अगर हम लोग मोदी विरोधी लोग होते तो मोदी विरोधी रैली होता। संविधान के सम्मान में ये रैली नहीं होती। हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव एजेंडा है। खतरे में क्यों है? ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोग चिल्लाने लगे हैं संविधान खतरे में है। उसके पीछे एक तथ्य है, जिस तथ्य को हमको समझना चाहिए कि आखिर 2014 में ऐसा क्या हुआ। एक लिहाज से अगर आप देखें, यदि प्रचार की आप बात करें, जिसपे बीजेपी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, प्रचार की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक चाय वाले का बच्चा, चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना। ये तो लोकतंत्र की जीत है। लेकिन अगर वो चाय वाला हैं जैसा वो कहते हैं, हालांकि कोई उनकी चाय पी नहीं है, कोई उनके साथ पढ़ा नहीं है, फिर भी वो कहते हैं तो मान लेते हैं प्रधानमंत्री हैं। अगर उन्होंने चाय बेची है और चाय बेचने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने क्या किया है, उसी से ये प्रश्न पैदा होता है कि संविधान क्यों खतरे में है। सबसे पहली बात, विपक्ष का नेता मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। अब मुझे बताइए कि बिना विपक्ष का कैसा लोकतंत्र? लेकिन दूसरा संविधान सवाल के तहत है ना वो कन्हैया, वो हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। मैं तो विपक्ष के नेता की क्राइटेरिया होता है, पॉइंट के साथ गिना उन देता हूँ। क्राइटेरिया में शायद वो सही नहीं बैठता। मैं उसको पॉइंट के साथ गिना देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष का नियम कहता है कि जो जितने नंबर ऑफ सीट्स चाहिए शायद उतनी नहीं थी, इस हाँ, वजह से हुआ। बड़ी अच्छी बात है। तो पहली बार इस देश में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में बिना विपक्ष के नेता का, नेता प्रतिपक्ष का लोकतंत्र चल रहा है। चलिए मान लेते हैं, फिर भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ठीक। दूसरी बात कि योजना आयोग को किससे पूछ करके समाप्त कर दिए? कोई चर्चा हुई देश में? राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? रोज टीवी पे डिबेट हो रहा है। योजना आयोग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इस पे कोई डिबेट हुआ? कोई प्राइम टाइम हुआ? कोई सर्वे कराया गया? उसके बाद सीबीआई के खिलाफ रेड कर रही है। देश के 4 जज जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सब ऐतिहासिक काम है। हालांकि मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे, फिर भी ये सब ऐतिहासिक काम है। उसके बाद आप ये मुझे बताइएगा कि चुनाव आयोग के ट्वीट करने से पहले अमित मालवीय इस देश में राज्यों के चुनाव का डेट ट्वीट कर देते हैं। ये भी हुआ था पहले सर। लोकतंत्र में हर संस्था का अपना काम आवंटित है। क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी के रैली का इंतजार करेगी? अभी 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने बुलाया। प्रधानमंत्री जी की रैली को खत्म होने का इंतजार किया गया। जब रैली समाप्त हो गई तब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ये खतरे में है कि नहीं है सर? ये तथ्य हैं। उसके साथ साथ जो मैं एक प्रमुख बात कह रहा हूं लोगों को, जिस बात को कहीं नहीं बोला जा रहा है, दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पर, पार्लियामेंट के ठीक बगल में धुआं उठता हुआ देखते तो प्रधानमंत्री जी को दिख जाता। संविधान की कॉपी जलाई गई,
संविधान कैसे खतरे में नहीं है? भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस संविधान को हटाओ क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और इतिहास गिना देता हूं पॉइंट वाइज। इन्होंने झंडे का विरोध किया, क्या बोल करके कि इसमें 3 रंग है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से 3 रंग अशुभ माना जाता है, इसीलिए झंडे का रंग एक होना चाहिए। दूसरी बात, जब हिंदू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने इतिहास में प्रिवी पर्स का समर्थन किया। तमाम तरीके के जो गैर लोकतांत्रिक मत हैं उसके समर्थक रहे हैं ये। मजेदार बात ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में आता है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति ये कह रहे हैं दोनों को स्वीकार करना यही लोकतंत्र है। नहीं, एक बार पहले हार्दिक की बात भी कंप्लीट होने देते हैं। बस मैं एक चीज तीनों से जो निखिला ने कहा उसी का एक्सटेंशन में